नमस्कार। हमारे आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या क्या पढ़ेंगे इस पार्ट में हम? क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, संतुलित एवं असंतुलित समीकरण, समीकरणों को संतुलित करना, ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार के परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज में पदार्थ के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे पिघलना। पिघलने में वस्तु की अवस्था ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलती है। उबलना, इसमें भी वस्तु की अवस्था द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है। और काटना, काटने के कारण वस्तु के आकार में परिवर्तन आता है। तो ये तीनों भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस हैं। रासायनिक परिवर्तन, इनमें नया पदार्थ बनता है और पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है, जैसे फलों का सड़ना, भोजन का पचना, जलना, जंग लगना। इन सभी में वस्तु के रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है, इसीलिए ये रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज कहलाते हैं। विज्ञान की दुनिया में जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जो प्रारंभिक पदार्थ परिवर्तित होता है उसे हम अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और जो अंतिम पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभिकारक यानी रिएक्टेंट है और अमोनियम क्लोराइड उत्पाद यानी प्रोडक्ट है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया को हम आसान और संक्षिप्त रूप में रासायनिक समीकरण के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। LHS पर अभिकारक यानी रिएक्टेंट और RHS पर उत्पाद यानी प्रोडक्ट। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद या प्रोडक्ट है। तो ये रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। क्या क्या सीखा अभी तक हमने, चलिए देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, कोई क्रिया जिससे रासायनिक बदलाव हो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, और इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शाते हैं। अभिकारक वो पदार्थ जिनमें बदलाव आ जाता है, जिन्हें हम रिएक्टेंट भी कहते हैं। उत्पाद वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनता है, इसे हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण को हम और भी संक्षिप्त और उपयोगी बना सकते हैं अगर हम शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करें। जैसे मैग्नीशियम जमा ऑक्साइड ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, यह रासायनिक अभिक्रिया हमने पहले देखी थी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम की जगह Mg, ऑक्सीजन की जगह उसका सूत्र O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह उसका फॉर्मूला MgO। तो ये रासायनिक समीकरण को हमने और सिंपल तरीके से लिख दिया। यहां आप देख सकते हैं कि Mg के ब्रैकेट में मैंने S लगाया यानी सॉलिड ठोस, O2 के ब्रैकेट में हमने G यानी गैस लगाया, और MgO के ब्रैकेट में हमने S लगाया। मतलब हम समीकरण से और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए समीकरणों पर ध्यान दें। C जमा O2 CO2, यहाँ LHS पर हमारे पास अभिकारक और RHS पर हमारे पास उत्पाद है। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या हम चेक करने के लिए टेबल बनाएंगे। परमाणु C और O, LHS पर C है 1 और LHS पर O है 2। ऐसे ही RHS पर C है 1 और O है 2। तो हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है।
यहां पर देखें कि सी और ओ तत्व के परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों तरफ बराबर है। अतः यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ऐसे समीकरण जिसमें दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उन्हें हम संतुलित समीकरण यानी बैलेंस्ड इक्वेशंस कहते हैं। अब एक और उदाहरण देखते हैं। H2 जमा O2 H2O, LHS पर रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक और RHS पर प्रोडक्ट यानी उत्पाद है। दोनों तरफ हम परमाणुओं की संख्या देखेंगे। टेबल बनाया, परमाणु है 2 H और O। अब देखेंगे LHS पर H कितने हैं? 2। O कितने हैं? 2। इसी तरीके से RHS पर H कितने हैं? 2 और O कितने हैं? 1। तो यहां पर देखें कि H और O तत्व के परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों तरफ बराबर नहीं है। इसीलिए ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ऐसे समीकरण जिसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं होती, उन्हें हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक विज्ञान में समीकरण हमेशा संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि वो हमें सभी अभिकारकों की सही मात्रा के बारे में बताती है। जैसे Mg 2 Mg जमा O2 से मिला 2 MgO। तो इस संतुलित समीकरण से हमें पूर्ण जानकारी मिल रही है कि 2 मोल Mg 1 मोल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 2 मोल MgO बनाता है। अब हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे। ये समीकरण अभी हमने देखा था, ये असंतुलित है। H2 जमा O2 से मिला H2O। तो पहले परमाणुओं की संख्या देखी जाएगी। ये टेबल हमने बनाया। HO, LHS पर H हैं 2 और O हैं 2। इसी तरीके से RHS पर H हैं 2 और O है 1। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है। क्या यह संतुलित है? O को संतुलित करने के लिए हम H2O से पहले 2 जोड़ेंगे। H2O ये पूरा एक अणु है, इसी के आगे हम संख्या लगा सकते हैं। तो जब इसके आगे हम 2 लगाएंगे तो H भी 2 गुना 2 4 हो जाएंगे और O 1 गुना 2 2 हो जाएंगे। अब यहां पर H में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। LHS पर 2 है और RHS पर 4 है। इसके लिए हमें LHS पर H को संतुलित करना होगा। तो H को संतुलित करने के लिए हम H2 से पहले 2 जोड़ेंगे। H2 पूरा अणु है, इसलिए उसके आगे ही हम 2 जोड़ सकते हैं। अब परमाणुओं की संख्या क्या होगी? इस तरफ भी 2 गुना 2 4 H हो गए। अब दोनों तरफ H और O दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो यह समीकरण अब संतुलित यानी बैलेंस्ड हो गया है। क्योंकि H और O दोनों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान है, समीकरण अब संतुलित है। तो फाइनल आंसर 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये एक संतुलित यानी बैलेंस्ड समीकरण है। एक अन्य उदाहरण देखेंगे। Fe जमा H2O से मिला Fe3O4 जमा H2। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या देखेंगे। तो ये टेबल बनाया हमने। Fe, H और O 3 परमाणु हैं। LHS पर Fe 1, H 2 और O 1। इसी तरीके से RHS पर Fe 3, H 2 और O 4। तो Fe बराबर नहीं है और O ये भी बराबर नहीं है। तो
बराबर करने के लिए Fe को LHS पर 3 लगाना होगा और O के आगे LHS पर 4 लगाना होगा। तो Fe के आगे 3 लगाया और O वाला पूरा अणु H2O इसके आगे 4 लगाया। तो Fe 3 हो गए, O 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन भी 2 गुना 4 8 हो गए। तो हाइड्रोजन बराबर नहीं है दोनों तरफ, है ना। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम RHS पर हाइड्रोजन के आगे 4 लगा देंगे। RHS पर हाइड्रोजन के आगे 4 लगाने से ये भी 4 गुना 2 8 हो गया। क्योंकि सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ अब समान है, इसीलिए समीकरण अब संतुलित यानी बैलेंस्ड है। तो फाइनल रिजल्ट 3Fe प्लस 4H2O से मिला Fe3O4 प्लस 4H2। अब हम एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें हम ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे जल का विद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये जो वाटर है, जल है H2O, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो इसमें हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, इसीलिए ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। ज्यादातर व्यंजनों के लिए हमें सब्जी और मसालों को गर्म करना पड़ता है, यानी कि हमें उन्हें ऊर्जा देनी पड़ती है जो ऊष्मा के रूप में होती है। तो खाना बनाना ये भी एक तरह से ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा हमें मिलती है ताप के रूप में, प्रकाश के रूप में या ध्वनि साउंड के रूप में, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे श्वसन, हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसीलिए ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का दहन, तो प्राकृतिक गैस CH4 ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी जल और ऊर्जा का निर्माण करती है। तो यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कोयला हम जलाते हैं या कोई भी ईंधन हम जलाते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो ये सब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। फल और सब्जियों को जब हम दबाते हैं, कंपोस्टिंग करते हैं, तो कंपोस्ट तो मिलता ही है, साथ में अगर आपने सुना हो बायोगैस के रूप में हमें ऊर्जा भी मिलती है। तो विघटन होना, कंपोस्ट बनाना, ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे आसपास ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके बेसिस पर आप ये एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक जो आपकी है उसके क्वेश्चन नंबर 3 to 8 पेज नंबर 15 पर जो है वो ट्राई करेंगे, और अवंती वर्कबुक, अवंती कार्य पुस्तिका के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। आइए अब इन कंसेप्ट्स पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3।